हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि भारत में अंग्रेज़ किस तरह आए और अपने व्यापार को वो बढ़ाते हुए चले गए। वेस्टर्न इंडिया से साउथ और साउथ से ईस्टर्न की तरफ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाई, फोर्ट्स बनाए यानी किले बनाए। और अब आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग से एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे अंग्रेज़, यहाँ पे वॉर करना शुरू कर देंगे, यानी कि यहाँ पर बैटल्स शुरू हो जाएंगे, युद्ध शुरू हो जाएंगे। और ब्रिटिशर्स अब रूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी बट अब वो रूल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वॉर, आपस में नवाब के साथ लड़ाई कर रहे हैं और एक नवाब को दूसरे नवाब की तरफ पिच कर रहे हैं। यानी कैसे यहाँ पे जो इंटरनल कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे जो ऑलरेडी रूल कर रहे थे नवाब्स यहाँ के, उनमें आपस में ही किस तरह से फूट डाल रहे हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। बंगाल ही क्यों वो जगह थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स के पावर का राइज हुआ और बंगाल ही इन्होंने क्यों चुना। बंगाल इसलिए चुना क्योंकि बंगाल एक बहुत ही फर्टाइल लैंड था। यहाँ पे गंगा रिवर की खूब सारी ट्रिब्यूटरीज, बंगाल उस समय बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिलाकर एक बहुत बड़ा एरिया था और गंगा ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर आके एक्सपैंड कर जाती हैं रिवर्स। तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, प्लस यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज भी बहुत रिच हैं, साथ में बे ऑफ बंगाल अटैच्ड है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्पस से भी बंगाल एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया है। इस वजह से बंगाल ब्रिटिशर्स ने चूज़ किया। ना सिर्फ ब्रिटिशर्स बल्कि ये जो बंगाल एरिया था यहाँ पे और भी यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत इंटरेस्टेड थी अपनी फैक्ट्रीज़, फोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए, रूल स्टैब्लिश करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंच कंपनी भी इंटरेस्टेड थी, यहाँ पे पोर्तुगीज़ कंपनी भी इंटरेस्टेड थी। बंगाल में इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनकी पावर यहाँ पे आके बहुत राइज कर गई, बहुत बढ़ गई। दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत पूछे जाते हैं और फॉर आवर जनरल नॉलेज ऑल्सो हमको ये बैटल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी और दूसरी थी बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों ऐसी बैटल्स थी जिसने ब्रिटिशर्स का इंडिया में पूरा वजूद ही बना दिया, एकदम मतलब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया भारत में। इन दोनों बैटल्स के बाद बहुत ही स्ट्रांगली अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया अंग्रेज़ों ने। पहले पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं बंगाल का, पॉलिटिकली भी। तो हमने जोग्राफिकली देखा कि बंगाल क्यों इम्पॉर्टेंट जगह थी, बट अब पॉलिटिकली भी बंगाल इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बंगाल एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था। जो लेटर मुगल्स थे वो काफ़ी वीक सक्सेसर्स थे मेजर मुगल्स के। औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में बाद के जो नवाब आए हैं, बाद के जो नवाब या मुग़ल रूलर्स आए हैं, वो सब बहुत ही वीक रहे हैं। तो अपने पूरे एम्पायर को वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं, यानी कि अपने जहाँ तक कि पूरा एम्पायर फैला हुआ था उसको बचा नहीं पाए हैं। बजाय इसके उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज़ लूज़ कर दी। तो बहुत सारे छोटे छोटे नवाब ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए। उसी में से बंगाल भी एक था, एक अवध था, एक हैदराबाद था। बंगाल में उस वक्त रूल कर रहा था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो बंगाल का नवाब बना वो था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला था तो सिराजुद्दौला क्लियरली ये देख सकता था कि ब्रिटिशर्स किस तरह से यहाँ पे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। आए तो यहाँ व्यापार करने के लिए हैं, पर ट्रेडिंग से कैसे कैसे ये यहाँ पे अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं। कहीं पे भी वो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, कोई ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, ना इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की। तो सिराजुद्दौला इस बात को समझ रहा था और वो ब्रिटिशर्स को एक चैलेंज की तरह भी देख रहा था। वो ये चाहता था कि एज ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिशर्स यहाँ रहें, बट उससे ऊपर ज़्यादा उनका अधिकार यहाँ पे ना बन पाए। इसलिए सिराजुद्दौला ज़्यादा राइट्स नहीं देना चाहता था ब्रिटिशर्स को। यही हुआ कि एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो कुछ भी टैक्स देने से मना कर रहे थे, कुछ अपने दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने उन सबको उठा के एक ब्लैक रूम में बंद कर दिया था। इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, जहाँ पे वो सारे के सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स मर गए थे। तो इसके बाद से जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इसका बदला लेने के लिए तैयार थे। सिराजुद्दौला का जो कमांडर इन चीफ था मीर जाफ़र, उसको अपनी तरफ कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, ये वादा करके कि सिराजुद्दौला के बाद वो उसे ही नवाब बना देंगे बंगाल का।
तो मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ था नवाब की आर्मी का, इसी के अंडर में, इसी के इशारों पे आर्मी काम करेगी, तो इसीलिए जो मेन पर्सन था आर्मी का उसी को ब्रिटिशर्स ने अपने साइड कर लिया। सो प्लासी का युद्ध शुरू होता है कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। प्लासी एक जगह है जो मुर्शिदाबाद के पास में, मुर्शिदाबाद बंगाल की उस वक्त कैपिटल थी, यानी जो नवाब थे उन्होंने मुर्शिदाबाद को अपना कैपिटल बनाया था, उसी के पास एक जगह प्लासी थी जहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया। अब क्योंकि मीर जाफ़र ने अपनी आर्मी को बोला, जो नवाब की आर्मी थी बेसिकली, बट क्योंकि ये कमांडर इन चीफ था, इसी के इंस्ट्रक्शन पे आर्मी लड़ेगी, मीर जाफ़र ने मना कर दिया, आर्मी को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया लड़ाई में, तो बिल्कुल नवाब हारेगा ही। तो नवाब हार गया और नवाब लॉस्ट और कंपनी वन, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जीत गई और मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 24 परगनास एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल की, इसका ज़मींदारी राइट नवाब को, उस वक्त के नवाब को किसको देना पड़ा? ब्रिटिशर्स को। और 34 लाख रुपीज़ भी पे करना पड़ा मीर जाफ़र को, ब्रिटिशर्स को। प्लस मीर जाफ़र पर और भी टैक्सेस लगाए गए और भी बहुत कुछ डिमांड किया गया। कुछ समय के बाद मीर जाफ़र इनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाया, तो मीर जाफ़र को हटाकर इन्होंने मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। मीर कासिम कौन था? ये मीर जाफ़र का सन इन लॉ था और यहीं से हमारी बैटल ऑफ बक्सर की भी स्टार्टिंग होती है कि मीर कासिम के आने के बाद से एक अलग कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होने लगी। नाउ मीर कासिम भी बहुत अवेयर था इस बात को लेकर कि ब्रिटिशर्स हमारे कोई सगे नहीं हैं और यहाँ पे वो अपना रूल आगे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, यानी अपने राइट्स का अपने जो उनको जो ट्रेडिंग प्रिविलेज मिला था, जो उनको ट्रेडिंग के राइट्स मिले थे, उसका मिसयूज़ ब्रिटिशर्स करते ही चले जा रहे थे। तो मीर कासिम को भी ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, पर मीर कासिम को नवाब बनाने के बदले में मीर कासिम को क्या देना था? बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव, ये 3 जगह हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बंगाल में, जिसकी ज़मींदारी मीर कासिम को देना था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि मीर कासिम को नवाब बनाया था। अब कंपनी लगातार अपने ट्रेडिंग प्रिविलेज का, दस्तक का मिसयूज़ कर रही थी, तो मीर कासिम ने इनकी ड्यूटीज़ अबॉलिश कर दी, यानी जो भी प्रिविलेज इनको मिला था, जो राइट्स मिले थे, मीर कासिम ने उसको हटा दिया कि अब से अब आप देंगे, यानी कि आप टैक्सेस देंगे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने टैक्स देने से मना कर दिया और एक ओपन वॉर की स्टार्टिंग हो गई। मीर कासिम ने भी एक अलायंस बनाया बाकी के और रूलर्स के साथ। तो किसके साथ मीर कासिम ने अलायंस बनाया? एक तो शुजाउद्दौला, ये अवध के नवाब थे, उस वक्त अवध की कैपिटल फैज़ाबाद थी, और एक शाह आलम टू मुग़ल एम्परर थे, यानी जो दिल्ली के जो मेन एम्परर, मुग़ल एम्परर। तो इन तीनों का अलायंस था बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड, और वर्सेस किसकी तरफ, मतलब किसके अगेंस्ट में? मेजर हेक्टर मुनरो अंडर रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि उस वक्त गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे, और लेकिन आर्मी को कौन पिच कर रहा था? मेजर हेक्टर मुनरो। सो इन दोनों की लड़ाई, यानी इस पार्टी की लड़ाई हुई, जिसमें फिर से इंटरनल कॉन्स्पिरेसी, साजिशों की वजह से और ब्रिटिश की टैक्टिक्स की वजह से नवाब को हारना पड़ा और ब्रिटिशर फिर से एक बार जीत गए। इस बैटल में जो जीते हैं, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था ब्रिटिशर्स के लिए, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद से इन्होंने बंगाल में अपना पूरा दबदबा बना लिया था, रूल करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोलते हैं। ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रीटी के अंदर में नवाब पे बहुत प्रेशर डाला गया था कि बहुत एरिया ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ कर लिया था। जैसे कि शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इसको 50 लाख रुपीज़ देने थे, प्लस कारा और इलाहाबाद का पूरा एरिया दे देना था। ज़मींदारी राइट्स और दीवानी राइट्स सबके सब ब्रिटिशर्स को दे देते थे। और जो मुग़ल एम्परर था शाह आलम टू को बिहार, बंगाल और उड़ीसा 3 जगह की दीवानी राइट्स देनी थी ब्रिटिशर्स को, जो ट्रीटी के अंडर में ब्रिटिशर्स को मिल गई थी। 3 इंपॉर्टेंट प्लेसेस, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गई थी अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिशर्स का फुल फ्लेज्ड रूल शुरू हो गया था कैलकटा के अंडर में, यानी बंगाल के अंडर में, और यहाँ से ये रुकने वाले नहीं थे, यहाँ से ये आगे बढ़ने वाले थे। तो ये एक रूलिंग का स्टार्ट था, ये एंग्लो बंगाल वॉर भी आप दो समझ सकते हैं। सो पहले फैक्ट्री इन्होंने कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करी, एक बार हम
मैप से समझ लेते हैं, तो वेस्ट इंडिया से फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना शुरू की, फैक्ट्रीज, फोर्ट्स, फिर साउथ की तरफ गए, फिर ईस्ट की तरफ गए। लेकिन जो ये वॉर, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो युद्ध हो रहे हैं, ये अब यहाँ से स्टार्ट होगा। या यहाँ पहले बंगाल में पहले एंग्लो बंगाल वॉर्स चलेंगी, इसके बाद एंग्लो मद्रास वॉर चलेंगी यानी कि साउथ में, और उसके बाद वेस्ट में वॉर चलेगी एंग्लो मराठा वॉर, और उसके बाद नॉर्थ में एंग्लो सिंध वॉर चलती रहेगी या एंग्लो पंजाब के साथ वॉर चलेगी। सो अब ये लड़ाई कर रहे हैं, पहले ईस्ट में वॉर किया, उसके बाद साउथ में जाके मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, इसके बाद वेस्ट में करेंगे एंग्लो मराठा वॉर, फिर साउथ में करेंगे। तो वॉर्स चारों जगह, चारों मेन कॉर्नर्स पे इंडिया के होने के बाद इनका ही फुल फ्लेश्ड रूल शुरू हो जाएगा, जहाँ से हम ब्रिटिश राज बोलते हैं, जो शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत यहीं से हो गई है, बट तब फुल फ्लेश्ड ब्रिटिश राज होगा और आगे के 200 साल ये रूल करेंगे। थैंक यू सो मच।